आर के नॉवेल्स को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। अध्याय 3121 लिंगलिंग ने उसे बताया कि हंटर प्रतियोगिता के लिए आवश्यक वस्तु फिरौन का स्रोत था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया। आयोजक केवल फिरौन के स्रोत का स्थान चाहता था। उन्होंने शिकारियों से फिरौन का स्रोत उपलब्ध कराने का अनुरोध नहीं किया। हा, उन्होंने इंसानों से मदद मांगी। अपास ने व्यंग्य किया। फिरौन का स्रोत किससे संबंधित है? लिंगलिंग थोड़ा हैरान था। एमोफैन सहित कई निषिद्ध जादूगर पिरामिड में फंस गए थे। जाहिर तौर पर इसके पीछे हेड्स खुफू का हाथ था। एमोफैन ने कहा था कि कुछ इंसानों ने खुफू के साथ मिलकर कुछ योजना बनाई थी, लेकिन लिंगलिंग को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि अपास को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मालूम थी। कितने लोगों को फिरौन के स्रोत का स्थान मिला है? अपास ने पूछा। लिंगलिंग ने उत्तर दिया, मैंने कुछ लोगों का पता लगाया है, लेकिन जब तक मैं ऑरेंजसैंड टाउन नहीं लौटता, मुझे नहीं पता कि उनके पास कोई अन्य सुराग है या नहीं। ट्रिशिना खुफू के साथ एक सौदा कर रही है। मैं नहीं जानता कि वे क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन चूंकि वे फिरौन के स्रोत की तलाश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका केवल एक ही उद्देश्य है। अपास ने भौहें सिकोड़ ली। यह क्या है? लिंगलिंग ने पूछा। मेरी माँ को बुलाने के लिए, अपास ने कहा। अपस, माँ। लिंगलिंग ने अवचेतन रूप से सोचा कि अपास मेडुसा की माँ द्वारा अपहरण की गई मानव महिला के बारे में बात कर रहा था, लेकिन लिंगलिंग को याद आया कि अपास की दो माताएं थीं। एक मेडुसा की माँ थी और दूसरी एक साधारण मानव महिला थी। वह उन दोनों का मिश्रण थी। हालांकि मेडुसा की माँ मादा थी, वह अन्य मादा सांपों को गर्भ धारण कर सकती थी। बहुत समय पहले मेडुसा की माँ शुरू में एक शापित मानव महिला थी, इसलिए वह किसी अन्य मानव महिला के साथ बच्चे को जन्म दे सकती थी। अपास मेडुसा की माँ की संतान और एक इंसान था, इसलिए उसके पास मेडुसा के बिच्छू या सांप के शरीर नहीं थे। क्या मेडुसा की माँ मर नहीं गई है? लिंगलिंग ने आश्चर्य से पूछा। मेडुसा की माँ की मृत्यु हो गई होगी, अन्यथा मेडुसा की 3 बहनें सिंहासन के लिए इस तरह नहीं लड़ती। वे सभी मेडुसा रानी के पद के लिए लड़ रहे थे। स्कॉर्पियन की रानी ट्रिशिना और ईगल गॉड की रानी यूरिएली को डार्क एबिस में व्हाइट टॉम पैलेस पर हमला करने पर गंभीर चोटें आईं। उसके बाद अपस अपनी जागृत शक्ति का लाभ उठाकर तुरंत मिस्र लौट आई, जबकि उसकी दोनों बहनें आराम कर रही थीं। अपास ने सेक्रेड हॉल ऑफ सनसेट और ईविल टेम्पल के आधार पर अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। वह मिस्र में शासकों में से एक बन गई थी। अपास के अधीन सांप सेना का विरोध करने के लिए ट्रिशिना और यूरिएली को एकजुट होना पड़ा। अत्यधिक उत्पीड़न के तहत यह बहुत संभव था कि ट्रिशिना और यूरिएली ने अपनी मां की लाश खुफू को बेच दी थी, क्योंकि उनके साथ एक जटिल रिश्ता था। खुफू कौन था? यह पाताल लोक था। ट्रिशिना और यूरिएली ने मेडुसा की मां की लाश चुरा ली थी और लोग फिरौन के स्रोत को इकट्ठा कर रहे थे। वे मेडुसा की मां को मम्मी बनाने जा रहे थे और खुफू के अधीन सबसे शक्तिशाली मरे हुए व्यक्ति बन गए थे। खुफू ने अतीत में अपने अधीनस्थों को अमरता की कला सिखाई थी। कई वर्षों के बाद इसके अधीनस्थों के पास अपना मकबरा और फिरौन का स्रोत था। खुफू के पास फिरौन का स्रोत सीमित है, तो हंटर प्रतियोगिता के आयोजक खुफू के साथ मिलीभगत कर सकते हैं। आयोजक संभवतः खुफू के लिए पूरी दुनिया से फिरौन का स्रोत एकत्र करेगा, अपास ने दृढ़ता से कहा। एमोफैन ने लिंगलिंग से गद्दार को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उसने हंटर यूनियन में गद्दार के होने की उम्मीद नहीं की थी। उनका इरादा इस पर भरोसा करने का था, फिरौन के स्रोत को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य। यदि तुम्हारी मां पुनर्जीवित हो गई तो क्या होगा? लिंगलिंग ने पूछा। अपस ने कहा, वो मजबूत नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी क्षमता है जिसका कोई भी प्राणी विरोध नहीं कर सकता। उसकी आंखें। केवल अपास ही जानता था कि असली मेडुसा की नजर में किस प्रकार की भयानक शक्ति थी। खुफू भी युद्ध क्षेत्र को नष्ट करने की इस क्षमता की इच्छा रखता था। जब मेडुसा की मां जीवित थी, खुफू उसे वश में नहीं कर सका। हालांकि मेडुसा की मां बहुत पहले मर चुकी थी। यदि खुफू ने उसे मम्मी में बदल दिया तो इसका मेडुसा की मां और उसकी क्षमताओं पर नियंत्रण हो जाएगा। ये भयावह था। अध्याय 3122 फिरौन का स्रोत गद्दार के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। हंटर मास्टर मिस्र के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए हैं। मैं उन सभी का पता नहीं लगा सकता, इस प्रकार फिरौन के स्रोत को पकड़ना मुश्किल होगा। अपास ने मुद्दे की गंभीरता पर जोर दिया। फिरौन का स्रोत मरे हुए वस्तु बनने की प्रक्रिया के दौरान मृत वस्तु की मूल क्षमताओं को काफी हद तक बरकरार रख सकता है। मेडुसा की मां वास्तव में सम्राट स्तर के प्राणी के रूप में ताज पहनाए जाने योग्य प्राणी थी। इसकी आंखें ही इसे अन्य सम्राट स्तर के प्राणियों की तुलना में अधिक भयानक बनाती थीं। एक व्यक्ति है जो चीजों को सरल बनाने में मदद कर सकता है।
कम से कम वे टीमें जिन्होंने फिरौन के स्रोत का स्थान खोजा था उसे रिपोर्ट करेगी। एक बार जब हम व्यक्ति पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हंटर मास्टर टीमों की गतिविधियों और प्रगति का पता लगा सकते हैं, लिंगलिंग ने कहा। वह व्यक्ति ब्लैक एलिफेंट किंग था। लिंगलिंग को याद आया कि वह वही था जिसने हंटर मास्टर टीमों को कार्य वितरित किए थे। ब्लैक एलिफेंट किंग एक वरिष्ठ शिकारी था। उनके स्तर के किसी व्यक्ति को पद से हटाना कोई आसान काम नहीं था। आपको काले हाथी राजा को वश में करने का एक तरीका खोजना होगा। उसके बाद मुझे बताएं कि उसके पास क्या जानकारी है। मैं जाऊंगा और फिरौन के स्रोत को एक एक करके पकड़ लूंगा। अब्बास ने कहा। उसकी दो बड़ी बहनें पागल हो गई थीं और उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थीं। मुझे कुछ सोचना होगा, लिंगलिंग परेशान थी। एक युवा महिला जो अभी 20 वर्ष से कम उम्र की थी, को इतना बड़ा काम क्यों संभालना चाहिए? सभी महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली लोग कहाँ चले गए? लिंगलिंग को आश्चर्य हुआ। दूसरे विचार में, यदि एमो फैन जैसा अविश्वसनीय व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो सकता है कि वह अन्य लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन जाए, तो ये सामान्य बात है कि इतने कम उम्र के व्यक्ति को इस तरह की गड़बड़ी को संभालना पड़ता है। क्या आपके साथ आपके साथी नहीं है? मैं उन सभी को रिहा कर दूंगा, अब्बास ने कहा। हाँ, मेरे पास है। ठीक है, उनका होना कुछ भी न होने से बेहतर है। लिंगलिंग ने आह भरी। उसने एक स्कूली छात्रा की तरह व्यवहार करने की कोशिश की थी जो अपने दिमाग का जरा भी इस्तेमाल नहीं करती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अंत में उसे अभी भी 7 स्टार हंटर मास्टर के रूप में अपनी क्षमता का उपयोग करना होगा। वैसे आप उन्हें सब कुछ कैसे समझाएंगे? अब्बास ने पूछा। यह आसान है। ब्लैक एलिफेंट किंग एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसने हंटर यूनियन को नियंत्रित किया था। वह वही था जिसने फिरौन के सभी स्रोत प्राप्त किए। लिंगलिंग ने सनसेट के पवित्र हॉल से बाहर निकलने के बाद हंटर सोसाइटी के सदस्यों पर नजर डालने से पहले मिशन के बारे में ध्यान से सोचा। वे अभी अभी मौत के कगार से बच निकले थे। वे उचित रूप से खराब आत्माओं में थे। सौभाग्य से वे उसके पक्ष में थे। क्या यह सच है कि केवल फिरौन का स्रोत ही हमारे सांप पुतली के अभिशाप को हटा सकता है? जियांग बिंगमिंग पीली दिख रही थी। बोलते हुए उसके होंठ कांपने लगे। अभी सभी हंटर मास्टर्स हंटर टूर्नामेंट जीतने के लिए फिरौन के स्रोत को खोजने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हमें 70 को ढूंढना है एन फिरौन के स्रोत। ये कैसे संभव है? यह अभिशाप हम सभी को मौत तक यातना देगा। चेन, वह चिल्लाया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और लगभग सिसकने लगा। इस बीच टोंग झोउजेन चुप रहे। वह उनके प्रोफेसर थे। वह जितना चुप रहे, छात्र उतने ही घबरा गए। प्रोफेसर, मेरे पास एक विचार है। ये देखने के बाद कि हर कोई परेशान था, लिंगलिंग ने बोलने का फैसला किया। आगे बढ़ें, टोंग झोउजेन ने कहा। हम टूर्नामेंट के मेजबान ब्लैक एलिफेंट किंग को अपने बंधक के रूप में लेंगे। हंटर मास्टर्स फिरौन के स्रोत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार जब हम ब्लैक एलिफेंट किंग को पकड़ लेते हैं तो हम अन्य हंटर मास्टर टीमों को हमारे लिए फिरौन के स्रोत की तलाश करने के लिए कह सकते हैं। इसके साथ हमें सांप पुतली अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद होगी, लिंगलिंग ने कहा। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? वह एक वरिष्ठ शिकारी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम शिकारियों की सूची से पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। यह एक अपराध है। मैं सहमत हूं। ये हमें मौत तक यातना देने वाले अभिशाप से भी बदतर होगा। ये सच है। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? गलती से दुष्ट मंदिर में घुसना एक गलती थी। टोंग झोउजेन ने लिंगलिंग के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया। कुछ समय बाद टोंग झोउजेन ने सिर हिलाया। हम इसे इस तरह से करेंगे। मैं ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मुझे फिरौन का स्रोत मिल गया हो। उसके बाद मैं इसका उपयोग जाल बिछाने और काले हाथी राजा को जहर देने के लिए करूंगा। फिर हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोफेसर, क्या आप निश्चित हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं? लिंगलिंग ने चिंता से पूछा। प्रोफेसर टोंग झोउजेन ने कहा, बशर्ते वह मुझसे सावधान न हो। हंटर सोसाइटी के सदस्य उदास दिखे। अचानक टूर्नामेंट का ये हाल कैसे हो गया? वे गद्दार बनने वाले थे और टूर्नामेंट के मुख्य रेफरी और अन्य भाग लेने वाली टीमों पर हमला करने वाले थे। मुद्दा यह था कि वे कम कुशल थे। क्या वे सचमुच इसे दूर कर सकते हैं? जब वे सूर्यास्त ढलान से बाहर निकले तो हर कोई इतना थका हुआ लग रहा था कि उनके अंग भारी लग रहे थे। अंततः वे ऑरेंज सैंड सिटी लौट आए। शहर की समृद्धि और जीवंतता ने उनका स्वागत किया, लेकिन वे खुश नहीं थे। आखिरकार रेड पायथन ईविल ड्रैगन का अभिशाप उनकी आत्मा की गहराई में अंकित हो गया था। जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उनके विचारों के अंधेरे में भयानक खड़ी पुतलियों की छवि उभर आती। अब्बास दुष्ट मंदिर की मालकिन थी।
उसने हंटर सोसाइटी के सदस्यों को चेतावनी दी कि अभिशाप उन्हें 1 सप्ताह के भीतर खत्म कर देगा। यह अभिशाप उनके जीवन को नर्क बना देगा। उन्हें डराने के लिए अपास ने जानबूझकर कुछ भ्रम पैदा किए और उन्हें उनकी आध्यात्मिक दुनिया में स्थापित कर दिया ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वे अभिशाप से ग्रस्त हैं। फिरौन का स्रोत ही एकमात्र इलाज था। इसके अलावा एक फिरौन का स्रोत केवल एक व्यक्ति के अभिशाप को हटा सकता है। हताशा के कारण लिंगलिंग को उन्हें इस तरह से मूर्ख बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। काहिरा में उसे कोई बेहतर मददगार नहीं मिला। इसके अलावा ब्लैक एलिफेंट किंग एक वरिष्ठ शिकारी था। वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। वे कठोर दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं कर सके। टोंग झोउजेन का प्रस्ताव सबसे उपयुक्त था। वे टूर्नामेंट में प्रतिभागी थे और टोंग झोउजेन एक वरिष्ठ प्रोफेसर होने के साथ साथ हंटर मास्टर भी थे। ब्लैक एलिफेंट किंग को फिरौन के स्रोत की उत्पत्ति पर संदेह नहीं होगा यदि यह टोंग झोउजेन द्वारा दिया गया था। यह संभावना नहीं थी कि ब्लैक एलिफेंट किंग टोंग झोउजेन के खिलाफ बचाव की व्यवस्था करेगा। रात को आराम करो, हम कल काले हाथी राजा को बंधक बना लेंगे, टोंग झोउजेन ने भीड़ से कहा। प्रोफेसर, क्या हमें सचमुच ऐसा करना होगा? हाँ, हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। इसके अलावा मैंने सुना है कि जो लोग श्राप से मर जाते हैं वे कभी मोक्ष नहीं पाते। शांति। भीड़ चैन से सो नहीं सकी। लिंगलिंग को पता था कि वे उसके जाल में फंस गए हैं। उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी पोर्टेबल नोटबुक खोली। वह हंटर मास्टर्स की प्रगति की जांच करने ही वाली थी जिस पर वह नजर रख रही थी, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। लिंगलिंग ने असमंजस में दरवाजा खोला। प्रोफेसर टोंग झोउजेन गंभीर भाव से वहां खड़े थे। वह अक्सर सख्त नजर आते थे, तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। प्रोफेसर, क्या बात है? लिंगलिंग ने पूछा। क्या उसे अचानक कुछ याद आया या वह जानबूझकर उससे अकेले में बात करने आया था? आप दुष्ट मंदिर की मालकिन को जानते हैं, है ना? प्रोफेसर टोंग झोउजेन ने पूछा। लिंगलिंग आश्चर्यचकित रह गई। उसे प्रोफेसर से इतने चौकस रहने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर टोंग झोउजेन को कुछ पता चल गया है। प्रोफेसर टोंग झोउजेन ने कहा, मुझे अधिक यथार्थवादी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, न कि किसी अजीब अभिशाप की कहानी की। कृपया अंदर आएं। लिंगलिंग को प्रोफेसर को कमरे में जाने देना पड़ा। मुझे पता है कि तुम कोल्ड हंटिंग किंग की बेटी लिंगलिंग हो। मेरा मानना है कि आप इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी राक्षस के साथ मिलीभगत नहीं करेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपको टूर्नामेंट को क्यों बर्बाद करना चाहिए, प्रोफेसर टोंग झोउजेन ने कहा। लिंगलिंग अचंभित रह गई। प्रोफेसर को सब पता था। अगर मैं सब कुछ समझा दूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? लिंगलिंग ने पूछा। प्रोफेसर टोंग झोउजेन ने कहा, मुझे पहले सब कुछ सुनना होगा। अध्याय 3123। कुछ लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग इतने चतुर होते हैं कि उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। प्रोफेसर टोंग झोउजेन उतने सरल नहीं दिखते थे जितने वह दिखते थे। उस समय लिंगलिंग के पास प्रोफेसर को पूरी सच्चाई बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उसे ब्लैक एलिफेंट किंग को बंधक बनाने के लिए अपने प्रोफेसर की मदद की जरूरत थी। वह उस शिकारी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकती थी जिसके पास निम्न स्तर की शक्ति थी। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी पहाड़ियों की ओर झुकी हुई थी। ऑरेंज सैंड सिटी शांत थी। बूटों की आवाज कभी कभी नीचे की सड़क पर जोर से आती थी, इससे पहले कि वह फिर से शांत हो जाती। वे संभवतः अन्य शिकारी थे जो अपनी फसल के फल के साथ या उसके बिना शहर लौट रहे थे। खिड़की से एक ठंडी हवा आई और लिंगलिंग के बाल बिखर गए, जिससे उसका युवा और सुंदर चेहरा सामने आ गया। टोंग झोउजेन उसे देखकर गहरी सोच में पड़ गया। लिंगलिंग के शब्दों ने प्रोफेसर टोंग झोउजेन को चौंका दिया। वह एक ऐसे क्षेत्र से परिचित हुई जिसका सामना प्रोफेसर टोंग झोउजेन ने भी पहले नहीं किया था। टूर्नामेंट के पीछे खुफू और विशेषज्ञों के बीच गुप्त मिलीभगत थी। यह मेडुसा की 2 महान महिला राक्षसों की संयुक्त रूप से नई रानी को उखाड़ फेंकने की साजिश थी। क्या ये सब तथ्य हैं? प्रोफेसर टोंग झोउजेन ने गहरी सांस ली। उसने लिंगलिंग को घूर कर देखा। इसका कारण ये था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र की लड़की सार्वजनिक पर्दे के पीछे इतने अंधेरे का सामना करते हुए भी इतनी शांत और धैर्यवान हो सकती है। इसके अलावा वह ब्लैक एलिफेंट किंग जैसी कुछ शक्तिशाली प्रमुख हस्तियों को निशाना बनाने की योजना बना रही थी। दरअसल काला हाथी राजा इस मुद्दे की कुंजी था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें उससे फंसाना और नियंत्रित करना था। मुझे आप पर विश्वास है। प्रोफेसर टोंग झोउजेन को बोलने से पहले थोड़ा समय लगा। क्या आप बाकियों को ये बताने जा रहे हैं कि अभिशाप का अस्तित्व ही नहीं है? लिंगलिंग ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है।
यदि यह बचाव अभियान के बारे में है तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देंगे। हालांकि अगर यह उनकी अपनी जान बचाने से संबंधित है तो वे वह सब कुछ करेंगे जो वे कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत कम जनशक्ति है, हम बस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रोफेसर टोंग जोजिन ने कहा। लिंगलिंग ने सोचा कि प्रोफेसर टोंग जोजिन थे एक कूड़ा बीनने वाला आदमी। यदि स्थिति की तात्कालिकता न होती तो वह अंतिम समय में ऐसे समाधान के लिए कभी सहमत नहीं होते। चूंकि प्रोफेसर टोंग जोजिन लिंगलिंग की योजना से सहमत थे, इससे चीजों को आसान बनाने में मदद मिलेगी। ये समय के विरुद्ध एक दौड़ थी। उम्मीद है सभी शिकारी दल कड़ी मेहनत करेंगे और सभी बिखरे हुए फिरौन के स्रोत को ढूंढ लेंगे ताकि अपास उन सभी को पकड़ सके। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। हवा और भी तेज हो गई और लकड़ी के दरवाजे को खड़खड़ाती हुई खिड़की से कमरे के अंदर घुस गई। बम! अचानक खुला दरवाजा खुल गया। एक तेज रेगिस्तानी आंधी आई और घर के अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। लिंगलिंग ने झट से खिड़की बंद कर दी। जब वह आगे की ओर झुकी और लहरदार रेगिस्तान को देखा तो उसे टीले के अंत में एक विशाल आकृति खड़ी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो एक छोटे से मानव साम्राज्य के बीच में कोई विशालकाय खड़ा हो। हालांकि दूरी बहुत अधिक थी और शहर बहुत बड़ा था, फिर भी वह अपने विशाल शरीर के नीचे कांप रहा था। लिंगलिंग इतनी सदमे में थी कि उसे ऐसा लगा मानो इस दृश्य को देखकर उसकी आत्मा ही सूख गई हो। प्रोफेसर टोंग जोजिन खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर भयभीत लग रहे थे। इस आकृति में मानव शरीर और सुनहरे बेतरतीब लंबे बाल थे। बालों का प्रत्येक कतरा रेगिस्तानी अजगर जैसा दिखता था। वे भयानक सिरों के साथ चारों ओर नाच रहे थे। वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। आकृति किसी राक्षसी स्त्री जैसी लग रही थी। जब उसने अपने दांत दिखाए तो अजगर के बाल उसके अतिरंजित चेहरे की विशेषताओं के साथ आक्रामक रूप से घूमने लगे। ये लंबा और विशाल था। इसने अपना शरीर उठाना जारी रखा और झुके हुए चंद्रमा और पूरी रात के आकाश को ढक लिया। आखिरकार इसने अपना निचला आधा हिस्सा दिखा दिया। इसमें 1 दर्जन टीलों के आकार के सांप का शरीर था। उसका शरीर सांप जैसा और सिर इंसान जैसा था। इसके सुनहरे बाल और सुनहरी आंख की पुतली थी। ये प्राचीन मेडुसा था। यह मेडुसा की मां थी। ये जीवन में वापस आ गया था। यह एक पौराणिक दृष्टि की तरह महान आत्मा स्पर्शी शक्ति के साथ नश्वर भूमि पर उतरा। ये छोटे शहरों को इस तरह देखता था जैसे कि यह कोई राक्षस राजा हो। इसने काहिरा का बेरुखी से जांच की। उस समय पूरा ऑरेंज सैंड सिटी समुद्र तट पर बच्चों द्वारा बनाए गए एक छोटे रेत शहर जैसा लग रहा था और शहर के लोग चींटियों की तरह दहशत में भाग गए। मैं यह मेडुसा की मां है। लिंगलिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। यह मेडुसा की मां थी। ये जाग चुका था, लेकिन दूर दूर तक शहर, कस्बे और राजधानी के लोगों ने भयानक आकृति देखी। सबसे अविश्वसनीय चीज उसकी सुनहरी बुरी आंखें थीं। वे आकाश में ऊंचे लटके हुए तारों, चांद और सूरज की तरह थे। जब भी लोग होते थे तो यह उन्हें घूरता रहता था। इसकी नजर, यह मेडुसा की मां की नजर थी। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। रेगिस्तानी आंधी भयंकर थी। जैसे जैसे मेडुसा की सुनहरी पुतली का विस्तार हुआ, उसने धीरे धीरे अपने शरीर को धनुष की तरह मोड़ लिया जिसे पीछे खींच लिया गया था। आंधी में रेत अचानक शांत हो गई। रात के आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर तैरता हुआ एक एक दाना साफ दिखाई दे रहा था। आंधी अचानक रुक गई। एक क्षण पहले तो जोरों की हवा चल रही थी। उस क्षण यह मृत्यु के समान शांत था। लिंगलिंग ने अपनी नजर खिड़की के बाहर टिका दी। उसने महसूस किया कि कोई चीज आक्रामक रूप से जमीन पर बह रही है। हालांकि बढ़ती हुई शक्ति मौन और स्थिर थी। जब लिंगलिंग ने खिड़की के बाहर सड़कों और इमारतों को विभाजित करने वाली भूरी भूरी रेखा देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी मौत को मात दी है और मुश्किल से बच पाए है। भूरा भूरा तत्व भोर की रोशनी की तरह दिखता था और असीमित भूमि के अंधकार को दूर कर देता था। मां की आंखें मेडुसा में कभी भी भोर की रोशनी नहीं हो सकती। यह एक प्राचीन आपदा थी। इसने दुनिया की हर चीज को बेजान पत्थर और रेत में बदल दिया। मेडुसा की मां ने अपनी नजर से ऑरेंज सैंड सिटी के आधे हिस्से पर आक्रमण किया। लंबी सड़कें, हरी भरी हरियाली की कतारें, लकड़ी की दुकानें, शराबखाने, सराय और वे लोग जो रात भर रहते थे, सोते थे, पीते थे या काम करते थे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब कुछ डर गया था। यह एक निषिद्ध शक्ति थी। यह शानदार फिर भी भयानक था। ऑरेंज सैंड सिटी मेडुसा की परिधीय दृष्टि की जननी का एक छोटा सा हिस्सा था। इसने अपनी निगाह काहिरा पर टिका दी। भोर की पहली किरण की नजर विशाल रेगिस्तान पर पड़ी और हजारों गिद्धों और दसियों हजार कैक्टस को जमा दिया।
रेत को छोड़कर हर चीज पर एक गहरे भूरे भूरे तत्व का आक्रमण हो गया था। वे कठोर और नीरस हो गए। वो भयानक था। चाहे शहर कितना भी राजसी क्यों न हो, वह भोर की रोशनी के बपतिस्मा से बच नहीं सका। अंधेरा छंट गया। काहिरा के लाखों लोगों को ये दिन आने की उम्मीद नहीं थी। पूर्व से उठी भोर की रोशनी ने उनका स्वागत नहीं किया। इसके बजाय उनका स्वागत सुनहरी पुतलियों के एक जोड़े ने किया जिसने दुनिया की हर चीज को भयभीत कर दिया। गगनचुंबी इमारतें भूरी भूरी रेत की इमारतों में बदल गईं। डामर राजमार्ग और शहर की सड़कें भूरे और भूरे पत्थर की सड़कों में बदल गईं। धातु की गाड़ियां, स्टील और शीशे बेजान रेत के ढेर में बदल गए। उस क्षण लोग शांत हो गए। सभी जीवित चीजें डर गईं। काहिरा बहुत बड़ा था। रात के अंधेरे को उजागर करने के बाद राजधानी एक विनाशकारी स्थिति में डूब गई, जो अब बढ़ती लेकिन मूक शक्ति के तहत हमले के दूसरे दौर का सामना नहीं कर सकती थी, जिसने सब कुछ भूरे भूरे रंग में बदल दिया। सब कुछ मौत जैसी खामोशी में था। शहर हमेशा के लिए रेत में सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे नश्वर संसार उसकी दृष्टि से प्रकाश की एक किरण से राख में तब्दील हो गया था। यह मेडुसा के विनाश के तारों की जननी थी। अध्याय 3124 और अनसैंड सिटी का आधा हिस्सा मृत शांत रेत में बदल गया था। घरों में हजारों लोग पीली रेत से एक हो गए थे। इस बीच जो लोग डरे हुए नहीं थे, वे इतने सदमे में थे कि दृश्य देखकर वे जमी हुई मूर्तियों में बदल गए थे। वह शक्ति अत्यंत भयानक थी। प्रोफेसर टोंग झोउजेन पागलों की तरह सड़क की ओर भागे। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। वह डरी हुई सड़क की ओर चला और उसने कई शराबियों को देखा। उन्होंने एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर अपनी बियर पकड़ रखी थी। वे मेडुसा की मां की नजर के दायरे से बच नहीं पाए। वे उसकी घातक निगाहों से केवल कुछ ही कदम की दूरी पर थे। शराबी यूरोपीय चौराहों पर कलात्मक मूर्तियों की तरह दिखते थे। वे निश्चल थे। वे बिल्कुल असली लग रहे थे। कुछ समय पहले वे जीवित मनुष्य थे। क्या वे मर चुके हैं? लिंगलिंग प्रोफेसर के पीछे चला गया और धीमी आवाज में पूछा, नोबल नेक्स्ट कॉम्प, मुझे लगता है कि वे अभी भी जीवित हैं, टोंग झोउजेन ने कहा। क्या बाकी लोग भी अभी भी जीवित हैं? लिंगलिंग ने पूछा। कहना मुश्किल। भले ही पेट्रिफिकेशन शक्ति ठंड की तरह है और थोड़े समय के लिए जीवन को संरक्षित कर सकती है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वे पेट्रिफिकेशन जादू के तहत जीवित रह सकते हैं, टोंग झोउजेन ने कहा। चारों ओर देखो और देखो कि क्या कोई जीवित बचा है। मैं किसी की तलाश करने जा रहा हूं, लिंगलिंग ने कहा। लोग धीरे धीरे सड़क पर दिखने लगे। उन्होंने जो दृश्य देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मिस्र के रेगिस्तानी शहर के लोग जो दुर्घटनावश विनाश के तांडव से बच गए थे, भयभीत। वे भागना चाहते थे, लेकिन वे और कहां जा सकते थे। यहां तक कि मिस्र की राजधानी काहिरा भी डर गई। राजधानी एक शहरी क्षेत्र था जो हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला था, और फिर भी इसका कोई भी हिस्सा नजर से बच नहीं सका। घटना अचानक घटी। यहां तक कि केप ऑफ गुड होप मैजिक कैसल ने भी स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जिन निषिद्ध जादूगरों को खबर पता चली वे तुरंत डरे हुए शहर की ओर उड़ गए। कंक्रीट की इमारतों, कारों, राजमार्गों और रेलवे पटरियों वाला आधुनिक शहर रेत की मूर्तियों में बदल गया था। इसके लोग मूर्तियों में बदल गए थे। काहिरा के ऊपर आकाश में और भी जादूगर प्रकट हुए। वे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने इस डर से कोई जादू दिखाने की हिम्मत नहीं की कि जमे हुए लोग रेतीले तूफान से उड़ जाएंगे। पूरे मिस्र में भय फैल गया। अनगिनत लोग खुफू के पिरामिड की दिशा में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, जैसे नश्वर प्राणियों का एक समूह क्षमा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हो। हालांकि यह अर्थहीन था। मरे हुए सेना ने जीवित शहरों को रौंदना जारी रखा और अपने अंडरवर्ल्ड की रोशनी को सुनहरी दुनिया में बिखेर दिया। मरे हुए लोग नरक से गुजरे थे। अंडरवर्ल्ड के राजा की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा सभी जीवित प्राणियों को अंडरवर्ल्ड में खींचना था ताकि वह उन पर शासन कर सके। खुफू ने पिछले हजारों वर्षों से अपनी योजनाओं को कभी नहीं छोड़ा था। धधकती लाल रोशनी की एक किरण सूर्यास्त ढलान के पार उठी और शांत रात के आकाश को रोशन कर दिया। लंबी चमकती लाल पूंछ किसी लाल उल्का तारे जैसी लग रही थी। प्रकाश ऑरेंज सैंड सिटी से 50 किलोमीटर दूर गिरा और गोबी रेगिस्तान की चट्टान के ऊपर से उतरा। वह आदमी पवित्र धधकती आग की लपटों में गुंथा हुआ था। उसकी आंखों से बारी बारी से चांदी और भूरी सफेद चमक निकल रही थी। यह अंतरिक्ष तत्व और अराजकता तत्व का सम्मिलन था। सुंदर सांप दानव अपास लाल वस्त्र पहने हुए था और चट्टान पर खड़ा था। उसका फिगर बहुत सुंदर था। जब उसने उस आदमी को देखा जो पवित्र धधकती लपटों में जल रहा था, तो अपास खिलखिलाकर मुस्कुराया और उसे एक लंबे समय से प्रतीक्षित गले लगा लिया। उस आदमी ने सहज भाव से उसे गले लगाते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो गया?
मैं उन्हें रोक नहीं सकता। आखिरकार मेरी दो बड़ी बहनों से निपटना आसान नहीं है। एक बार जब वे खुफू के साथ मिल गए तो कई चीजें बेकाबू हो जाएंगी। इंसानों को इसका पता इतनी देर से क्यों चल रहा है? अपास ने कहा। हम्फ, ये हमेशा से अपास की योजना हो सकती है। अन्यथा आपके पिरामिड के अंदर फंसने के तुरंत बाद मेडुसा की मां जीवित क्यों हो जाती? तभी पास से एक आवाज आई। अपास ने महिला की ओर अहंकार से देखा। हाय लिंगलिंग। वह आदमी जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। आप हमेशा देर से आते हैं, लिंगलिंग ने उदास होकर कहा। एमोफैन ने अपना सिर खुजलाया। आखिरकार उसने पिरामिड के अंदर फंसने की उम्मीद नहीं की थी। वैसे भी उसे किसी ने फंसाया था। क्या तुम्हें गद्दार मिल गया? एमोफैन से पूछा। प्रोफेसर टोन जोउजेन के पास ब्लैक एलिफेंट किंग का नियंत्रण है। हमें फिरौन के स्रोत का स्थान मिल गया है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। क्या खुफू के पास फिरौन का पर्याप्त स्रोत नहीं था? इसने मेडुसा की मां को क्यों पुनर्जीवित किया और इसे विनाश की झलकियां दिखाने के लिए बाध्य किया? लिंगलिंग ने पूछा। शायद किसी ने इसे फिरौन का अतिरिक्त स्रोत दिया है। आइए इस बारे में बात न करें। अप्पा, क्या डरे हुए लोग अभी भी जीवित हैं? क्या मेडुसा की मां एक ही नजर में लाखों लोगों को मार सकती है? एमोफैन से पूछा। वे मृत्यु से बहुत दूर नहीं है, अपास ने कहा। आप भी मेडुसस में से एक हैं। आप रानी मेडुसा के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। क्या आपके पास विनाश की नजरों को बेअसर करने का कोई तरीका नहीं है? मोफैन से पूछा। मैं अभी तक अपनी मां के पास नहीं पहुंचा हूं, लेकिन वहां एक है वह चीज जो सब कुछ पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकती है। वह एक प्राचीन दिव्य नेत्र है। ये सदियों से खोया हुआ है। इसकी संभावना नहीं है कि हम उस चीज को कम समय में ढूंढ सकें। इसके अलावा कलाकृति अपनी शक्ति खो सकती थी। ये काहिरा को बहाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है, एपास ने कहा। दिव्य नेत्र। एमोफैन ने याद किया कि कोल्ड मून दानव भगवान की दो बड़ी दिव्य आंखें थीं, ज्वार की आंख और महासागर की आंख। एमोफैन ने पवित्र शहर के प्राचीन कक्ष में दुनिया में 6 दिव्य आंखें होने के बारे में पढ़ा था। द आई ऑफ बाउंडलेस को चीन के हेलन पर्वत में रिकॉर्ड किया गया था। प्राचीन आंख में समय की शक्ति है और वह सब कुछ उलट सकती है। यह एक टूटी हुई वस्तु को उसकी मूल स्थिति में वापस ला सकता है और एक बर्बाद जगह को उसके पूर्व गौरव पर बहाल कर सकता है। यह अभिशाप और अप्रचलन को भी दूर कर सकता है, लेकिन यह केवल वस्तुओं को उलट सकता है, जीवित प्राणियों को नहीं, अपास ने समझाया। अराजकता तत्व का उच्चतम स्तर व्यवस्था को नियंत्रित करना था। आदेश में समय का क्रम भी शामिल था। यदि वह इसे अंतरिक्ष तत्व के जादू के सार के साथ जोड़ दे तो वह अंतरिक्ष समय को उलट सकता है। एमोफैन को डरे हुए काहिरा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए निषिद्ध अभिशाप के स्तर को पार करना पड़ा। उस समय उनके पास ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं थी। हालांकि अपास के शब्दों ने उसे कुछ याद दिलाया। बर्बाद जगह को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करना। एमोफैन को याद आया कि वह एक बार तूफान के बीच गलती से एक रहस्यमय शहर में घुस गया था। ये छोटा शहर संभवतः प्राचीन इंडियाना सभ्यता का था। जब उन्होंने म्यूजुमियान के साथ लड़ाई की तो उन्होंने लगभग सभी रहस्यमय छोटे शहरों को नष्ट कर दिया। लेकिन एमोफैन को याद आया कि लड़ाई के दौरान एक आंख दिखाई दी थी। नजर छोटे शहर पर पड़ी और छोटा शहर बहाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म अपने आप में घूम रही हो। सड़कें, इमारतें, फव्वारे और मूर्तियां अपनी मूल स्थिति में लौट आई थीं। लंबे समय तक एमोफैन ने सोचा था कि यह एक बड़ा भ्रम था। वे छवियां बिल्कुल वास्तविक लग रही थीं। क्या वह स्पेस-टाइम की आंख हो सकती थी? स्पेस-टाइम की आंख जीवित चीजों को उलट नहीं सकती थी, लेकिन काहिरा में हर कोई डर गया था। चूंकि स्पेस-टाइम की आंख बर्बाद हुए शहर को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकती थी, तो क्या उसके पास काहिरा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की भी शक्ति थी? अध्याय 3125। माहौल शांत था। लिंगलिंग ने एमोफैन की ओर रुख किया। वह आपस की ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लिंगलिंग ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें फिरौन के स्रोत को हथियाने की योजना पर आगे बढ़ना होगा। हाँ, अंतरिक्ष की सूखी हुई आंख काम नहीं करने वाली है। अपास ने सिर हिलाया। उसका लाल अजगर दुष्ट ड्रैगन उसकी तरफ सरक गया। उम्मीद है कि हम मेडुसा के जादू की जननी को बेअसर कर सकते हैं, अन्यथा काहिरा एक मृत राजधानी बन जाएगा, लिंगलिंग ने कहा। डरे हुए शहर और मानव मूर्तियों को याद करके लिंगलिंग चिंतित थी। ऑरेंज सैंड सिटी लौटने के बाद लिंगलिंग एक शराब तहखाने में चला गया। उसने अपना ट्रैकिंग उपकरण सक्रिय कर दिया। उसे एहसास हुआ कि जो जाल उसने पहले लगाया था उसमें कुछ हलचल हो रही है। वे ऑरेंज सैंड सिटी से आए थे और हंटर यूनियन को प्रभावित करने का मिशन संभालकर खुश थे।
दुर्भाग्य से वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि काहिरा डर गया था और मिस्र इतनी भयावह स्थिति में था जैसा पहले कभी नहीं था। वाइन सेले की गहराई में जाने से पहले लिंगलिंग ने आपस के पालतू सांप को उन लोगों के स्थान के बारे में सूचित किया। वरिष्ठ शिकारी को शराब तहखाने के अंदर कैद कर दिया गया था। यदि सीनियर हंटर को बंधक बनाए जाने की खबर बाहर फैल गई तो हंटर यूनियन निश्चित रूप से उससे नाता तोड़ लेगी। उन्हें चीन की पहली महिला सीनियर हंटर बनने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं दी। आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? काले हाथी राजा का चेहरा काला पड़ गया। वह तब और भी गंभीर लग रहा था जब उसे एहसास हुआ कि उसे एक युवा महिला ने बंधक बना रखा है। हंटर यूनियन ने इस वर्ष हंटर टूर्नामेंट के विषय के रूप में फिरौन के स्रोत का उपयोग क्यों किया? लिंगलिंग ने पूछा। हमें एक उचित कार्य के साथ आने की जरूरत थी। फिरौन के स्रोत में उच्च स्तर का कठिनाई है। क्या सभी शिकारियों का परीक्षण करना एक आदर्श कार्य नहीं है? काले हाथी राजा ने कहा। अनुमान लगाना बंद करो। जादूगर पिरामिड के अंदर फंस गए हैं। उनके भागने का फिरौन के स्रोत से कोई लेना देना नहीं है। फिरौन के स्रोत का एकमात्र उपयोग मेडुसा की मां को शक्ति का स्रोत प्रदान करना है ताकि वह काहिरा को मुक्त कर सके। आप गद्दार हैं जिसने खुफू के साथ मिली भगत की। आपको मरे हुए के लैपडॉग के रूप में कार्य क्यों करना चाहिए? काले हाथी राजा, क्या आपके पूर्वज आपके वर्तमान कार्यों से अवगत हैं, या क्या वे मरे हुए लोगों में बदल गए हैं और खुफू के लैपडॉग भी बन गए हैं? लिंगलिंग से सवाल किया। उसके बगल में प्रोफेसर टोंग झोउझेंग अचंभित रह गए। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसने सोचा कि अभी बोलने का सही समय नहीं है। बकवास। मैं संभवतः मरे हुए लोगों के साथ कैसे मिलीभगत कर सकता हूं? बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूर्वजों को श्राप देने की? काले हाथी राजा क्रोध से उबल पड़े। तो हमें कारण बताओ, ये फिरौन का स्रोत क्यों होना चाहिए? लिंगलिंग ने कहा। यह एक प्राचीन अनुबंध से संबंधित है। सोल कॉन्ट्रैक्ट प्राचीन मिस्र के शाही परिवार और डाक किंग के बीच है। प्राचीन शाही परिवार के पतन और डाक किंग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद सोल अनुबंध शून्य हो गया है। हालांकि ये किसी तरह खुफू के हाथों में पड़ गया। परिणामस्वरूप खुफू ने मुख्य शिकारी को नश्वर दुनिया में बिखरे हुए फिरौन के स्रोत को खोजने के लिए धमकाने के लिए अनुबंध का इस्तेमाल किया। अंततः काले हाथी राजा ने उसे सच बता दिया। काले हाथी राजा ने वह सब कुछ देखा जो बाहर हुआ था। वह जानता था कि घटना मुख्य शिकारी से संबंधित थी। एक वरिष्ठ शिकारी के रूप में वह संभवतः डरे हुए काहिरा के परिणामों को सहन नहीं कर सका। इसलिए उसने दिखावा किया कि उसे कुछ भी पता नहीं है। तो क्या मुख्य शिकारी गद्दार है? लिंगलिंग ने उससे पूछताछ की। मुझे ऐसा लगता है। मुझे उस पर उसी समय संदेह हुआ जब निषिद्ध जादूगर खुफू के पिरामिड के अंदर फंस गए थे। लेकिन ब्लैक एलिफेंट किंग ने कहा। आप इसे कैसे साबित करेंगे? लिंगलिंग ने पूछा। मुख्य शिकारी प्राचीन शाही परिवार का वंशज है। उसकी शक्ति फिरौन से आती है। मिस्र में एकमात्र सोल एलिमेंट फॉरबिडन मैजिस की मदद के बिना मेडुसा की मां इतनी आसानी से जीवन में कैसे वापस आ सकती है? आखिरकार फिरौन के स्रोत अभी भी देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए हैं, ब्लैक एलिफेंट किंग ने कहा। लिंगलिंग आखिरकार समझ गया। वह सही है। अपास ने मुझे बताया कि फिरौन के पर्याप्त स्रोत के बिना मेडुसा की मां संभवतः एक मरे हुए में परिवर्तित नहीं हो सकती है और विनाश की इतनी शक्तिशाली आंख का प्रदर्शन नहीं कर सकती है। लिंगलिंग ने सोचा। सोल एलिमेंट फॉरबिडन मैच की मदद से मेडुसा की मां को मरे में बदलने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। उसने पहले स्थान पर खुफू के साथ मिलकर मेडुसा की मां को जगाने वाले सोल एलिमेंट फॉरबिडन मैच के बारे में क्यों नहीं सोचा था? ब्लैक एलिफेंट किंग की बातें सुनकर लिंगलिंग ने उस पर विश्वास कर लिया। हालांकि ब्लैक एलिफेंट किंग की असली पहचान निर्धारित करना अभी भी कठिन था। आखिरकार ये संभव था कि वह पूरी तरह से अपनी इच्छा से मुख्य शिकारी की बात मानता। मुख्य शिकारी वरिष्ठ शिकारियों का मुखिया होता था। प्रत्येक देश 2 वरिष्ठ शिकारियों का चयन करेगा प्रत्येक वर्ष। फिर हंटर यूनियन उनमें से 2 मुख्य शिकारियों का चयन करेगा। मुख्य शिकारियों में से एक मिस्र में एक शीर्ष स्तरीय सोल एलिमेंट फॉरबिडन जादूगर था। निषिद्ध अभिशाप और खुफू की मम्मी जादू के संयोजन से मेडुसा की मां का पुनर्जन्म होगा और काहिरा का अंत होगा। ऐसा लग रहा था कि मुख्य शिकारी वही था जिसने निषिद्ध जादूगरों को पिरामिड के अंदर फंसा दिया था। फिरौन के स्रोत का संग्रह मेडुसा के शव की मां की रक्षा के लिए था। खुफू ने प्राचीन आत्मा अनुबंध का उपयोग किया और मिस्र को अराजकता में डाल दिया। वह किस प्रकार का आत्मा अनुबंध है? प्रोफेसर टोंग झोउझेंग ने पूछा। क्या आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की रोशनी कहां से आती है? काले हाथी राजा से पूछा। पौराणिक कथा के अनुसार मिस्र की एक महिला थी जिसका नाम कोन्सी था।
उसने अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के साथ एक सौदा किया लेकिन अंततः उसे धोखा दे दिया। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड केवल अंडरवर्ल्ड प्रकाश की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में ही जा सकता था और उसने अंडरवर्ल्ड प्रकाश को अपवर्तित करने के लिए एक आयामी त्रिकोणीय प्रिज्म का उपयोग करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप अंडरवर्ल्ड लॉर्ड क्रोधित हो गया और उसने सोचा कि सभी मनुष्य कौनसी की तरह बेशर्म हैं। इसने अपना गुस्सा उन शहरों पर निकाला जहां अंडरवर्ल्ड की रोशनी फैली हुई थी। लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और कौनसी के आयामी त्रिकोणीय प्रिज्म को तोड़ दिया। टूटे हुए टुकड़े पूरे मिस्र में बिखर गए। जब मिस्र में जलवायु बदलती थी तो आयामी त्रिकोणीय प्रिज्म के कण इकट्ठा होते थे और विभिन्न अपवर्तन बनाते थे, जिससे पिरामिडों और कब्रों में मृततृष्णा की घटना होती थी। ये घटना मौसम की तरह ही अप्रत्याशित है, यह मिस्र के किसी भी शहर में दिखाई दे सकती है। प्रोफेसर टोंग जोउजेंग ने स्पष्टीकरण के रूप में कहा, मुख्य शिकारी कौनसी का वंशज है। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के साथ सौदा करने के बाद कौनसी शासक बन गया। वह विभिन्न विलासिता में लिप्त थी। हालांकि अंडरवर्ल्ड लॉर्ड खुफू नहीं है, यह एक प्राचीन डाक किंग है। ये नफरत करता था मिस्र। इस प्रकार इसने खुफू को शहरों को रौंदने की शक्ति प्रदान की। इस बीच कौनसी के वंशज सोल कॉन्ट्रैक्ट के बंधन से बच नहीं सके, ब्लैक एलिफेंट किंग ने धीमी आवाज में कहा। मृततृष्णा ही वह कारण है जिसके कारण मिस्रवासियों को हजारों वर्षों तक मरे हुओं की यातना सहनी पड़ी, और कौनसी मुख्य अपराधी है। मिस्रवासी उसका और उसके वंशजों का तिरस्कार करते हैं। उसके वंशजों की तरह मुख्य शिकारी ने जनता के सामने सच्चाई प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार उसने खुफू से अनुबंध मांगने का फैसला किया। क्या यही है? लिंगलिंग से सवाल किया। हाँ, काले हाथी राजा ने कहा। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता चली? क्या मुख्य शिकारी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? प्रोफेसर टोंग जोउजेंग ने संदेह से पूछा। क्योंकि मैं भी अनुबंध से दबा हुआ हूँ। मैं मुख्य शिकारी का भतीजा हूं, ब्लैक एलिफेंट किंग ने अंततः उन्हें सच बताया। यदि काहिरा को राख में मिला दिया गया तो उसे भी आने वाले कई वर्षों तक पाप के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और वह उस पाप को सहन नहीं कर सका। उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इमोफैन, क्या आपने सुना कि उसने क्या कहा? लिंगलिंग ने अपनी उंगली से ईयब्ड को छूते हुए पूछा। हाँ, हमें कुछ सुराग मिले हैं। मैं WILL SC अरे, तुम्हें वहां सिग्नल खराब मिला है। मैं अभी तूफान की नजर से बाहर हूं। मैं अब घर के अंदर हूं। यहाँ एक सिग्नल है। बेहतर होगा कि हम शेष फिरौन के स्रोत को यथाशीघ्र एकत्र कर लें। ब्लैक एलिफेंट किंग ने हंटर मास्टर टीम की जानकारी का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया है। हालांकि बाकी टीमें हंटर को सूचित कर सकती थीं वे किस स्थान के बारे में संभई फिरौन का स्रोत। हंटर यूनियन मुख्य हंटर का पालन करता है। उन्होंने फिरौन के स्रोत को खोदने के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया होगा। लिंगलिंग ने कहा, मैं लिटिल फ्लेम बैले से आपकी मदद करने के लिए कहूंगा। वह पार्थेनन मंदिर में जिनिक्सिया के साथ है, लेकिन पार्थेनन मंदिर में एक टेलीपोर्टेशन स्टेशन है। लिटिल फ्लेम बैले थोड़ी देर में आपको टेलीपोर्ट करेगी, इमोफैन ने कहा। ठीक है, बेहतर होगा कि आप जल्द ही आई ऑफ स्पेस टाइम पुनः प्राप्त कर लें। वैसे क्या आप पूर्व से हमारे देश से होते हुए प्रशांत महासागर को पार करते हुए फिर दक्षिण अमेरिका में पेरू की ओर उड़ रहे हैं? आपकी गति को देखते हुए आप पेरू जल्दी पहुंच सकते हैं, लिंगलिंग ने कहा। लिंगलिंग, मैं भूगोल में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। बेशक, मैं अटलांटिक महासागर से पेरू के लिए उड़ान भर रहा हूं। इमोफैन ने उदास होकर कहा। अच्छा, याद रखें, जब आप वापस आए तो इसे गलत तरीके से न लें, अन्यथा ये वास्तव में काहिरा के लिए अंत है, लिंगलिंग ने कहा। इसे रफू करें। मैं गलत दिशा में नहीं उड़ूंगा। मैं जानता हूं कि पृथ्वी गोल है। इमोफैन गुस्से में चिल्लाया। अध्याय 3126 खुफू ने सोल एलिमेंट फॉरबिडन मैज हॉब के साथ मिलीभगत की थी। हॉब एक मुख्य शिकारी था। वह मुख्य अपराधी था जिसने फॉरबिडन कज एसोसिएशन के अधिकांश सदस्यों को पिरामिड में कैद कर दिया था। मेडुसा की मां को वापस जीवन में लाने के लिए फिरौन के स्रोत की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता थी। हालांकि एक सोल एलिमेंट फॉरबिडन मैच के रूप में वह मेडुसा की मां को काहिरा के बाहर पहले ही दिखा सकता था। लिंगलिंग को अंततः पूरी कहानी समझ में आ गई। सबसे महत्वपूर्ण काम फिरौन के स्रोत का पता लगाना था। उन्हें फिरौन के स्रोत को हॉब के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मेडुसा की मां को अधिक शक्ति प्राप्त होगी। तब तक उसकी विनाश की दृष्टि न केवल काहिरा को भयभीत कर देगी, बल्कि पूरे देश को भी मिटा देगी। इसके अलावा फिरौन का स्रोत भी स्पेसटाइम की आंख को सक्रिय करने की कुंजी थी। स्पेसटाइम की आंख के बिना डरे हुए लोग जल्द ही मर जाएंगे। फुफकार, फुफकार, फुफकार।
तभी एक छोटा गहरे लाल रंग का सांप सीढ़ियों पर लिपटकर फुफकारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिंगलिंग से कुछ कह रहा हो। लिंगलिंग उसके करीब चला गया। जब सांप की फुसफुसाहट उसके दिमाग में घुसी तो उसने आपस की आवाज सुनी। हमें फिरौन के स्रोत का एक बड़ा पूल मिला है। कोई जमीन पर बिखरे हुए फिरौन के स्रोत को इकट्ठा करने के लिए हंटर यूनियन के शिकारियों का उपयोग कर रहा है। मैंने फिरौन का स्रोत प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरे रेड पायथन ईविल ड्रैगन को एक विशेषज्ञ ने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वह विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली है। मैं उसे ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता। एमोफैन को अपने पास लाने का रास्ता खोजे। अपास मुसीबत में था। अपास और रेड पाइथन एविल ड्रैगन की संयुक्त ताकत सम्राट स्तर के करीब थी। क्या वह विशेषज्ञ हॉब हो सकता है? क्या वह व्यक्तिगत रूप से फिरौन के स्रोत संग्रहण स्थल पर पहरा दे रहा था? वह परेशानी भरा था। वे अपनी मौजूदा ताकत से सोल एलिमेंट फॉरबिडन मैच को नहीं मार सके। यदि फिरौन का स्रोत हॉब के हाथों में पड़ गया तो वह निश्चित रूप से कौनसी के आत्मा अनुबंध के बदले में इसका उपयोग करेगा। एमोफैन चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह संभवतः समय पर नहीं पहुंच सका। हमें अब वहां पहुंचना होगा, प्रोफेसर टोंग झोउजेंग ने कहा। उनके छात्र ऑरेंज टाउन शहर के बाहर तैनात थे। मूल रूप से वे उन शिकारी टीमों को रोकने के लिए वहां थे जिन्होंने फिरौन का स्रोत प्राप्त कर लिया था। हालांकि वे अब हॉब की साजिश में शामिल थे। प्रोफेसर टोंग झोउजेंग को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। ठीक है। समूह ऑरेंज सैंड टाउन के बाहरी इलाके की ओर दौड़ा। उन्होंने लाल देखा अजगर शैतान ड्रैगन नारंगी रेत को हिलाकर भयानक सुनामी पैदा कर रहा है। रेत इस बीच अपास रेड पायथन ईविल ड्रैगन के शीर्ष पर खड़ा था। उसकी आंखें सुनहरी गुलाबी हो गईं। वह नीचे जमीन की ओर देख रही थी। भूमि पर असंख्य मिस्र की आइम्हार्ज आत्माएं थीं। उनके पास शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं के वास वाले जीवित शरीर थे। उनके पास प्राचीन मिस्र की युद्ध तलवारें थीं जो लाल अजगर दुष्ट ड्रैगन के तराजू और मांस को काट देती थीं। वहां हजारों मिस्र की आइमेर्ज आत्माएं थीं। उनमें से एक काले बुर्ज के समान ऊंचा था। ये सबसे शक्तिशाली आइमेर्ज आत्मा थी जिसने आइमेर्ज स्पिरिट सेना की कमान संभाली थी। असीम सागर की लहरों के समान टीले के युद्ध क्षेत्र के किनारे पर शिकारियों का एक समूह भाग रहा था। इंपीरियल कॉलेज की हंटर सोसाइटी के सदस्य रेत की लहरों के बीच से भागने की कोशिश कर रहे थे। कई मिस्र की आइमेर्ज आत्माएं तलवारों के साथ उनका पीछा कर रही थीं, मानो वे नारंगी रेगिस्तान में उन सभी को मारना चाहते हों। चेन हे, जियांग बिंगमिंग, गुवान याओ और समूह के बाकी लोग मिस्र के आइमेर्ज स्पिरिट्स के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। उनके पास खेती का स्तर काफी ऊंचा था। हालांकि वे मिस्र के आइम्हार्ज स्पिरिट्स का सामना करते समय संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। उफनती रेत की गहराई में समान ताकत वाली हजारों मिस्र की आइमेर्ज आत्माएं थीं। भयानक मिस्र की आइमेर्ज स्पिरिट सेना के बीच आइमेर्ज स्पिरिट का राजा एक काले टॉवर जैसा दिखता था। यह अत्यंत दुष्ट और भयावह लग रहा था। भूरी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति आइमेर्ज आत्मा के राजा के कंधे पर खड़ा था। उस आदमी ने एक जादूगर की टोपी और एक लंबा लबादा पहना था। उसके पास आइमेर्ज छड़ी थी। यह मुख्य शिकारी है, हॉब। वह वही है जिसने आइमेर्ज स्पिरिट्स की सेना को बुलाया था। प्रोफेसर टोंग झोउजेंग सदमे में चिल्ला उठे। ये वो था। हंटर यूनियन के नेताओं में से एक होने के बावजूद हॉब ने मिस्र की राजधानी को खत्म करने के लिए खुफू के साथ मिलीभगत की। दुष्ट मेडुसा, अपनी मृत मां के लिए दुष्ट पुनरुत्थान अनुष्ठान करने के लिए हमसे फिरौन के स्रोत को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हॉब ने जोर से कहा। हालांकि वह वही था जिसने खुफू को फिरौन के स्रोत की पेशकश की थी। वह सारा दोष अपास पर डालने की कोशिश कर रहा था। मुख्य शिकारी हॉब दुनिया को धोखा देना चाहता था। मैं आपकी सभी आइम्हार्ज स्पिरिट सेनाओं को भयभीत कर दूंगा। अपास जोर से चिल्लाया। उसने नीचे देखा और जमीन का निरीक्षण किया। पथराहट की एक आंधी चल पड़ी। उसकी पथरा देने वाली शक्ति किसी आत्मा को भी स्थिर कर सकती है। एक पल के लिए मरे हुए लोगों के समूह, जिन्हें फॉरबिडन मैच हॉब ने आइम्हार्ज स्पिरिट्स में बनाया था, मूर्तियों में बदल गए। हाँ, आपकी विनाश की दृष्टि आपकी मां से बहुत हीन है। मेरे पास अनगिनत आइम्हार्ज स्पिरिट्स हैं। मुख्य शिकारी हॉब ने अपने आइमेर्ज कर्मचारियों को भूमि की ओर इशारा किया। अगले ही पल जंगल की तरह जमीन से काली रोशनी की किरणें उठीं। वह भूमि की गहराई से लेकर आकाश तक बढ़ गया। आइम्हार्ज स्पिरिट्स के समूह काली रोशनी में दिखाई दिए। उनमें से हजारों थे। आइम्हार्ज स्पिरिट्स ने रेड पाइथन एविल ड्रैगन पर फिर से हमला किया, जैसे कि वह उसकी जीवित खाल उतारना चाहता हो। अपास के लिए यह एक कठिन लड़ाई थी। वह मदद के बिना कुछ मिनट से ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। आखिरकार उसका प्रतिद्वंद्वी एक मुख्य शिकारी था।
सोल एलिमेंट जादूगरों के बीच एक मुख्य शिकारी जादू का सबसे बड़ा देवता था। दूर से युद्ध देखते हुए लिंगलिंग चिंता से भर गई। अपास फिरौन के स्रोत के बड़े जार की अधिक देर तक रक्षा नहीं कर सका और यह स्पष्ट था कि एमोफेन समय पर नहीं पहुंच सका। भले ही उसने केप ऑफ गुड होप मैजिक कैसल के विशेषज्ञों को बुलाया हो, लेकिन अगर उसने उन्हें बताया तो शायद वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। बदतरही अभी भी केप ऑफ गुड होप मैजिक कैसल के कुछ निषिद्ध जादूगर चीफ हंटर हॉप को अपास पर हमला करने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वह मेडुसा परिवार का हिस्सा थी। पुर्र जब लिंगलिंग को दूर से एक परिचित आवाज सुनाई दी तो वह हैरान रह गई। हमें यहां से निकलना होगा, ये हमारे नियंत्रण से बाहर है। अगर हम अभी नहीं गए तो हम सब मर जाएंगे, प्रोफेसर टोंग झोउझेंग ने कहा। उसके तुरंत बाद वह पीछे मुड़ा और उसने क्षितिज के दूर छोर से पवित्र आत्मा की एक लाल लौ को उनकी ओर उड़ते हुए देखा। यह एक अंतरिक्ष दौड़ की तरह खतरनाक गति से उड़ गया। पलक झपकते ही वह उनसे केवल 1 दर्जन किलोमीटर दूर था। इट्स लिटिल फ्लेम बैले, लिंगलिंग उत्साह से चिल्लाए। लिटिल फ्लेम बैले बिल्कुल सही समय पर पहुंची। लिटिल फ्लेम बैले पार्थेनन मंदिर में खेती कर रहे थे। यह अतीत से अलग था। वह आग की लपटों में धधक रहा था और उसकी चमक सूरज से भी ज्यादा तेज थी। जब वह उनकी ओर उड़ा तो उन्हें लगा कि यह क्षितिज से सूरज है जो आगे की ओर गिर रहा है। लिटिल फ्लेम बैले और ये जिनिक्सिया का दिल एक जैसा था। ये शिनिक्सिया को दिव्य आत्मा विरासत में मिलने के बाद उसका क्षेत्र अपने शिखर पर पहुंच गया था। एमोफैन की शक्ति को मजबूत करने के लिए ये जिनिक्सिया ने लिटिल फ्लेम बैले को पार्थेनन मंदिर में रहने की अनुमति दी ताकि प्राचीन शक्ति उनके सह अस्तित्व वाले हृदय के माध्यम से लिटिल फ्लेम बैले तक संचारित हो सके। छोटी लौ बैले आग की लपटों में जल रही थी। इसकी असीम जलती हुई रोशनी, जो पवित्र आत्मा से संबंधित थी, ने उस भूमि को रोशन कर दिया जिस पर आइमहर्जस स्पिरिट्स ने आक्रमण किया था। इसकी पवित्र आत्मा की लपटों ने भूमि को जला दिया और जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ ही क्षणों में भूमि आग के समुद्र में बदल गई। हजारों आइमहर्जस स्पिरिट्स जला दिए गए। जल्दी करो, अब अपास की मदद करो, लिंगलिंग ने लिटिल फ्लेम बैले से कहा। लिटिल फ्लेम बैले तुरंत अपास की ओर नहीं उड़ी। इसके बजाय ये लिंगलिंग के चारों ओर घूमता रहा। अचानक लिटिल फ्लेम बैले ने फ्लेम बैले की देवी का असली रूप प्रकट किया और पवित्र आत्मा की चमक के बीच में अपनी सुंदर छवि में प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य पुत्री धरती पर उतर आई हो। पुर्र ज्वाला की देवी बैले लिंगलिंग के पास पहुंची। इसका फिगर उससे मैच कर रहा था। अगले ही पल ज्वाला की देवी बैले आग के गोले में बदल गई और लिंगलिंग के शरीर में समा गई। लिंगलिंग पहले तो प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जब तक वह लौ की देवी बैले के ऐसा काम करने के उद्देश्य को समझती थी, तब तक उसे अपने भीतर एक राजसी पवित्र आग जलती हुई महसूस होती थी। कमजोर और नाजुक लिंगलिंग को पवित्र आत्मा की अनंत शक्ति विरासत में मिली। लिंगलिंग पवित्र आत्मा की पवित्र लपटों से घिरा हुआ था और ज्वाला देवी बैले की मारक क्षमता को बढ़ा रहा था। लिंगलिंग के लंबे बाल रेशम की तरह आग की लपटों में जल रहे थे। उसकी आकृति आग की लपटों की छाया से घिरी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखें लाल रत्नों की तरह चमक रही थीं। प्रोफेसर टोंग झोउझेंग और हंटर सोसाइटी के बाकी सदस्य, जो लड़ाई से भागने में कामयाब रहे, जब उन्होंने लिंगलिंग को उसके मौजूदा रूप में देखा तो चौंक गए। हालांकि उसका रूप और उसका समग्र स्वरूप अपरिवर्तित रहा, फिर भी एक कोमल और नाजुक युवा महिला को एक पल में एक चमकदार, महान और पवित्र रानी में बदलते देखना कठिन था। पवित्र कब्जा। लिंगलिंग ने धधकते तत्वों की ओर मुड़ने से पहले अपने हाथों को देखा जो आकाश में तारों की तरह थे। वे उसके वफादार सैनिकों की तरह दिखते थे। वे उसकी रक्षा करने और उसका पालन करने के लिए वहां मौजूद थे। लिंगलिंग हवा में उड़ गया। आकाश कमल के खिलने के समान ज्वालाओं से भर गया। उसकी आश्चर्यजनक आभा उस युद्ध के मैदान से बिल्कुल विपरीत थी जो आइमिर्ज से भरा हुआ था। आत्माएं। उसने अपना हाथ उठाया और एक दिशा में इशारा किया। अगले ही पल चमकदार लपटों की एक किरण पूरे देश में फैल गई और सैकड़ों आइमहर्ज स्पिरिट्स को राख में मिला दिया। इसके बाद उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। मैग्मा जमीन की गहराई से फूटता है। लाल बत्ती ने एक शानदार लेकिन विनाशकारी हमला किया। आइमहर्ज स्पिरिट्स मैग्मा झरने में पानी के एक कुंड में पिघल गईं। लिंगलिंग धीरे से घूमा। पवित्र लपटें जो उसके चारों ओर थीं, आग की तलवारों में बदल गईं। तलवारें चमक उठीं। उनमें से हजारों थे। वे सुंदर लग रहे थे। हालांकि तलवारें उल्का तलवार की बारिश की तरह प्राचीन टॉवर आइमहर्ज आत्मा के राजा पर सामूहिक रूप से हमला करती थीं। प्राचीन मीनार के राजा आइमहर्ज स्पिरिट को धधकती तलवारों से छेद दिया गया था। ये लाल छिद्रों से भरा हुआ था। का शक्तिशाली और अहंकारी राजा प्राचीन टॉवर आइमहर्ज आत्मा लाल तूफानी तलवार के हमले के तहत पीछे हट गई।
यहाँ तक कि खुद को संतुलित करने में भी दिक्कत हो रही थी। इस बीच मुख्य शिकारी हॉब अपनी टोपी के नीचे गंभीर और पीला दिख रहा था। उसकी भूरी दाढ़ी जल गई थी। हॉब ने अग्नि देवता से ग्रस्त उस महिला की ओर घूर कर देखा जो कहीं से प्रकट हुई थी। वह गुस्से में था। वह भयानक और डरावना लग रहा था। जो मेरे रास्ते में खड़े होंगे वे मर जाएंगे, हॉब ने जोर से कहा। उन्होंने सोल एलिमेंट मैजिक कास्ट करना जारी रखा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक काला पदचिह्न दिखाई दिया। पदचिह्न ने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। एक अंतहीन आयामी तूफान ने नाजुक दुनिया पर कब्जा कर लिया और रेत को अपनी दरार में समा लिया। तूफान ने आकाश के सारे बादलों और जमीन की चट्टानों को हिला दिया। अध्याय 3127 ब्लैक फुटप्रिंट अचानक उस स्थान की ओर आगे बढ़ गया जहां लिंगलिंग मडरा रहा था। लिंगलिंग ने अपने पंख फड़फड़ाए जो एक चमकती हुई पवित्र तितली की तरह थे और अंधेरे में डूबे आकाश में उड़ गई। उसने आसमान से नीचे देखा और काले पदचिह्न को अंतरिक्ष में थोड़ा थोड़ा करके बिखरते देखा। ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान इस ढहते हुए क्षेत्र में समा जाएगा और प्रभावित क्षेत्र का विस्तार होता रहा। लिंगलिंग ने अपना हाथ उठाया। उसके मन में एक निषिद्ध अग्नि शक्ति प्रकट हुई। उसने अपनी उंगली से आसमान छू लिया। अगले ही पल आकाश के गुंबद में शानदार सितारा महल दिखाई दिए। स्टार महलों ने एक विशाल और राजसी ज्योतिषीय स्टार का निर्माण किया। रहस्यमय, शांतिपूर्ण, शांत और लाल ज्योतिषीय सितारा काहिरा के ऊपर आकाश में प्रतिबिंबित हुआ। ये किसी ब्रह्मांडीय ज्योतिषीय तारे की मृग तृष्णा जैसा लग रहा था जो नश्वर संसार में तैर रहा था। ये ज्योतिषीय तारा अग्नि थी। लाल तारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जब ज्योतिषीय तारा अग्नि ढह गई तो एक उल्का बौछार ने काहिरा के बाहर रेगिस्तान और टीलों को बपतिस्मा दे दिया जैसे ये प्रलय का दिन हो। ज्योतिषीय स्टार फायर ने शेष आइमेर्ज स्पिरिट योद्धाओं और आइमेर्ज स्पिरिट टॉवर को नष्ट कर दिया। फॉरबिडन फायर में एक ऐसी आभा थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकती थी और मरे हुए को निशाना बना सकती थी जिसे जमीन के नीचे दफनाया जाना चाहिए था। सोल एलिमेंट फॉरबिडन मैज हॉब अभी भी अपनी महान शक्ति में लीन था जैसे कि दुनिया उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। जब उसने ऊपर देखा तो लड़की अपने निषिद्ध अभिशाप से उसके जीवन के काम को नष्ट कर रही थी और उसके काले जादू को मिटा रही थी। उसे लगा जैसे वह एक गहरी खाई में गिर गया हो। क्यों? तुम्हें मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं बस शापित अभिशाप से मुक्त होना चाहता हूँ। लिंगलिंग के ज्योतिषीय स्टार फायर हमले के तहत हॉब लगभग पागल हो गया था। उसके चेहरे पर जलने के निशान होने से वह और भी भयानक लग रहा था। वह ऐसे क्षेत्र में भाग गया जहां ज्योतिषीय स्टार फायर दुर्लभ था। फिर उसने एक प्रिज्म उठाया। प्रिज्म ने परिवेश को दूर कर दिया। जी शक्तिशाली लपटें। इससे भयानक घातक शीतलता निकल रही थी। ठंड ने जमीन को तो नहीं जमाया लेकिन इसने हर चीज को बेजान बना दिया। मैं इसके बहुत करीब हूँ। अंडरवर्ल्ड भगवान कृपया मेरी मदद करें। हॉब एक पागल में बदल गया था जो शैतान के साथ सौदा करने को तैयार था। वह अपने श्राप को दूर करने के लिए कुछ भी करेगा। हॉब ने व्यक्तिगत रूप से शापित लोगों द्वारा झेले गए परिणामों को देखा था। नरक में जाने के बाद भी उन लोगों को शांति नहीं मिल सकी। हॉब ने यातना के किसी भी अंश के बिना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं मांगा। एक आत्मा तत्व जादूगर के रूप में वह जानता था कि मृत्यु सिर्फ एक और शुरुआत थी। वह भयानक श्राप के साथ नरक में नहीं जाना चाहता था। उसे स्वर्ग के पवित्र राज्य में जाना चाहिए। एक आदमी जिसका जीवन समाप्त होने वाला था वह समय रोकने के लिए कुछ भी करेगा। इसमें अंडरवर्ल्ड की मौत को मिस्र की धरती पर लाना भी शामिल था। प्रिज्म बरकरार था लेकिन उसकी सतह दरारों से भरी हुई थी। जल्द ही काहिरा में हल्की सूरज की रोशनी जैसी एक भयानक अंडरवर्ल्ड रोशनी चमक उठी। एक फिरौन प्रिज्म से बाहर चला गया। जैसे ही फिरौन ने नश्वर संसार में कदम रखा मिस्र की सीमा पर मिट्टी में हलचल मच गई। रेगिस्तान, मिट्टी, जंगल और आर्द्र भूमि में अनगिनत दरारें दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि मिस्र की जमीन के नीचे से ढेर सारी चीजें निकल रही हैं। जिस मृतक के लिए वे एक बार शोक मना रहे थे वह जीवित हो गया था। बेटा, तुम अभी भी दुनिया को बचाने से बहुत दूर हो। प्रिज्म से बाहर निकलता फिरौन मिस्र की भाषा में बात कर रहा था। ये खुफू है। प्रोफेसर टोंग झोउजेंग अन्य मिस्र के जादूगरों के साथ एकत्र हुए थे। जब उन्होंने फिरौन राजा को चश्मे से बाहर निकलते देखा तो उनकी आंखों में आशा की झलक कम हो गई, मानो वे पूरी तरह से बुझ गए हों। खुफू से हड्डियों को कंपा देने वाली शीतलता उत्पन्न हुई जिसने किसी की आत्मा पर आक्रमण कर दिया। यह अंडरवर्ल्ड का भगवान था, सबसे महान शासक जिसने कभी इस भूमि पर शासन किया था। इसकी कब्र पवित्र भूमि पर खड़ी रही। पिछले हजारों वर्षों में अनगिनत लोगों ने इसकी कब्र का दौरा किया। इसके अंदर के रहस्यों को आज तक कोई नहीं सुलझा सका।
अंडरवर्ल्ड लॉर्ड खुफू ने प्रिज्म से परावर्तित हल्के अंडरवर्ल्ड प्रकाश के माध्यम से नश्वर दुनिया में प्रवेश किया। इसने एक उंगली फैला दी। इसने लिंगलिंग पर अपनी उंगली घुमाई, जो आकाश में ज्वाला बैले की देवी में परिवर्तित हो गई थी। एक धूसर शक्ति निकली और आकाश के गुंबद पर निषिद्ध ज्योतिषीय तारे से टकराए। चमकता हुआ लाल ज्योतिषीय सितारा एक पल में गायब हो गया। आसमान पर हल्के और धूसर रंग छाए हुए थे। भूमि नेक्रोटिक गैस से घिरी हुई थी। चरमराहट, चरमराहट। लिंगलिंग के आसपास की पवित्र अग्निशक्ति खत्म होने लगी। उसकी बाहों पर भूरी ठंड दिखाई दी। आग की तेज लपटें तुरंत कम हो गईं। लिंगलिंग ने महसूस किया कि उसके शरीर में असीमित शक्ति चिंताजनक दर से कम हो रही है। पुर्र। छोटी लॉ बेले ने एक लंबा मंत्रोच्चार किया। पार्थेनन मंदिर के आशीर्वाद पर्वत पर देवी ने लिटिल फ्लेम बेले का मंत्र सुना। ये शिनिक्सिया ने मिस्र की दिशा में अपनी निगाहें जमाईं। उसने आराम किया और अपने हाथों को अपनी छाती के सामने फैलाया। फिर उसने चुपचाप आशीर्वाद का पवित्र मंत्र पढ़ा। समुद्र की हवा चली और उसकी सफेद पोशाक लहरा गई। उसका चेहरा पवित्र और सुंदर था। अपने दिल को माध्यम बनाकर ये शिनिक्सिया ने लिंगलिंग को अपना आशीर्वाद दिया। हालांकि वे 10,000 किलोमीटर दूर थे। देवी का पवित्र मंत्र केवल लिटिल फ्लेम बेले और लिंजलिंस की रक्षा कर सकता था ताकि वे नेक्रोटिक ठंड से न मारे जा सकें। लिंगलिंग और लिटिल फ्लेम बेले की ताकतें खुफू की तुलना में बहुत कम थीं। जैसे ही खुफू आया, लिंगलिंग की आंखों की चमक खो गई। यह मुश्किल था ताकि काहिरा के लोग इस आपदा से बच सकें। खुफू मृत्यु के देवता का प्रतिनिधित्व करता था। इसने अपनी मृत सेना को फिर से भरने के लिए मृत्यु का उपयोग किया। यह नश्वर संसार से विशाल फिरौन की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। यह शक्तिशाली और बुद्धिमान था। यह न केवल मिस्र की सत्तारूढ़ शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहता था, बल्कि दुनिया को एक मरे हुए स्वर्ग में बदलना भी चाहता था। हा, खुफू हंसा। अंततः ये समझ में आया कि प्राचीन शैतान मनुष्यों के साथ सौदा करना क्यों पसंद करते थे। शैतानों को अक्सर एक छोटे से उपकार के बदले में अप्रत्याशित फसल मिलती थी। उन्हें उस इंसान की क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए जिसे एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया था। शैतान अपना हित पुनः प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं थे। आखिरकार लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें किसी देश पर शासन करने का मौका मिल सकता है। खुफू ने मिस्रवासियों से शांति से कहा, जब तक आप अपना गला नहीं काटते, मैं अपने लोगों के साथ खराब व्यवहार नहीं करूंगा। यदि मिस्रवासी अपना गला काट लें तो वे इसके लोग बन जाएंगे। खुफू के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने का यही एकमात्र तरीका था। उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या खुफू द्वारा मारे गए। खुफू उन लोगों को पुरस्कृत करेगा जो खुद को मारने और अपनी वफादारी साबित करने का साहस करेंगे। उन लोगों का अंडरवर्ल्ड में मरे लोगों द्वारा सम्मान किया जाएगा। तुम सचमुच शैतान हो। लिंगलिंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। क्षितिज पर एक भंवर जैसा अशांत स्थान दिखाई दिया। इसमें एक मानव आकृति दिखाई दी। शक्तिशाली प्रकाश में परिवर्तित होने और ठंड से जमे हुए घातक क्षेत्र पर चार्ज करने से पहले आकृति अंतरिक्ष भावर में रुक गई। जब लिंगलिंग ने उस धुंधली आकृति को देखा जो बेहद तेज गति से उड़ रही थी, तो उसका चेहरा चमक उठा। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठीं। हालांकि वह अपने होठों को थपथपाए बिना नहीं रह सकी। वह अभी भी किसी बात से नाखुश थी। वह यहाँ इतनी देर से क्यों आया है? यह आकृति अंडरवर्ल्ड लॉर्ड खुफू तक पहुंच गई। वह वर्मिलियन बर्ड दिव्य लपटों से जल रहा था और जैसे ही वह पास से गुजरा तो उसने ठंड को वाष्पित कर दिया। इस बीच लिटिल फ्लेम बेले, जो लिंगलिंग पर कब्जा कर रही थी, अग्नि में आत्मा में बदल गई और अग्नि तितली की तरह उसके पास उड़ गई। लिटिल फ्लेम बेले जल्दी ही उसके साथ जुड़ गई। परिणामस्वरूप लिटिल फ्लेम बेले की दिव्य अग्नि और वर्मिलियन बर्ड दिव्य लपटों ने एक स्वर्गीय दिव्य प्रकाश उत्सर्जित किया। ये शानदार और पवित्र था। खुफू, मेरी अनुमति के बिना नश्वर संसार में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एमोफैन ने खुफू पर आसमान के किनारे से उल्कापिंड की तरह हमला किया, बिना किसी फैंसी ज्योतिषीय संकेत या अनावश्यक हलचल के। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अंडरवर्ल्ड लॉर्ड खुफू के पीले चेहरे पर अपनी मुट्ठी घुमा दी। मुझे अभी तुमसे हिसाब चुकता करना बाकी है। एमोफैन ने खुफू पर अपना तेज लाल मुक्का मारा। उसके मुंह से निकली शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि आसमान भी हिल गया। अगले ही पल उसने अपनी दो सबसे बड़ी दिव्य अग्नि शक्तियों के साथ प्रिज्म के पीछे की दुनिया पर एक भयानक विनाशकारी शक्ति फैलाई। प्रिज्म के पीछे की दुनिया अंडरवर्ल्ड थी। खुफू ने प्रिज्म के माध्यम से नश्वर दुनिया में प्रवेश किया। एमोफैन ने खुफू को उसके अंडरवर्ल्ड में धकेल दिया और एक बड़ी आग की तबाही मचा दी। ममियों के समूह हड्डी तट पर लेटे हुए थे और पाताल की पीली और आरामदायक रोशनी का आनंद ले रहे थे। उनके पीछे विशाल पाताल साम्राज्य था। वे ममियां कुलीन थीं और उनकी सेवा में अनगिनत अंडरवर्ल्ड नौकर थे।
अचानक अंडरवर्ल्ड की रोशनी गायब हो गई। पाताल के आकाश में एक ज्वलंत लाल मुट्ठी दिखाई दी जो एक दिव्य से भी बड़ी थी। बम! अंडरवर्ल्ड लॉर्ड खुफू हड्डी तट पर भारी पड़ गए। मम्मियां एक दूसरे से आंखें चुराने लगीं। वहीं दिव्य मुट्ठी ने उन्हें दबा दिया। डायन शव, ईगल्स, मृत गिद्ध और पाताल में आकाश में उड़ रहे काले कौवे जलकर राख हो गए। उत्कृष्ट मम्मियां इतनी तेजी से वाष्पित हुईं जो नग्न आंखों से देखी जा सकती थीं। अंडरवर्ल्ड की रोशनी का आनंद ले रही मम्मीकृत महिलाओं को उम्मीद नहीं थी कि अंडरवर्ल्ड प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त होगा। मरने के बाद भी वे डर से नहीं बच सके। इमोफैन, ये या तो आप या मैं हैं जो आज जीवित रहेंगे। खुफू को हड्डी तट पर सील कर दिया गया था। उसने अपना टूटा हुआ चेहरा लेकर आसमान का सामना किया। ये दो दुनियाओं के टूटे हुए चश्मे पर उन्मादी ढंग से दहाड़ने लगा। बम बम बम! अगले ही पल अंडरवर्ल्ड में मम्मी साम्राज्य को एक ही नश्वर मुट्ठी द्वारा नष्ट कर दिया गया। खुफू अमर था और आपदा से बच सकता था। हालांकि मम्मियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। कई मम्मियां जलकर राख हो गईं। मम्मी साम्राज्य ढह गया। उनके मम्मी साम्राज्य को खड़ा करने में बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन एक ही पल में उसका सफाया हो गया। खुफू आग के बीच में पड़ा रहा। नष्ट होने के बाद इसका शरीर पुनर्जीवित हो गया। जब वह पुनर्जीवित हुई तो आग ने उसे फिर से जला दिया। यह इमोफैन को हमेशा याद रहेगा। जब यह चीन की उत्तरी सीमा पर था तो इमोफैन ने ही इसकी योजना में बाधा डाली थी। उस समय इमोफैन इतना छोटा था कि वह चीजों का सामना करने में सिर्फ एक चींटी था। ये चीन के प्राचीन राजा थे जिन्होंने खुफू की योजना को नष्ट कर दिया था। आज इमोफैन एक स्वर्गीय देवता के समान शक्तिशाली था। यहाँ तक कि 16 पंखों वाला देवदूत भी उसके जितना प्रभावशाली और भयानक नहीं था। नश्वर दुनिया पर राज करने से पहले खुफू को और कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा? क्या इसके लिए अगले 100 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी? अगली सदी में नश्वर दुनिया में एक और विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन इस सदी का विशेषज्ञ इतना शक्तिशाली था कि उसे हराया नहीं जा सकता था। इसके अलावा इमोफैन अभी भी युवा था। वे नश्वर संसार के साथ खिलवाड़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।